बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मंडे का दिन है और मंडे के दिन जो आज सुबह है वो बड़ी खूबसूरत सुबह थी। बड़ा अच्छा खूबसूरत मौसम हुआ था सुबह के टाइम। अभी तो हल्की हल्की धूप जो है वो निकल आई है, लेकिन बहुत मज़े की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना और इस तरह का मौसम देखते हैं तो वैसे ही आपका मूड जो है बड़ा खुशगवार सा हो जाता है। मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ साथ वायरल डिजीज़ भी जो हैं वो काफ़ी सारी फैल रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये तो आम इन्फेक्शन जो हैं वो रहते हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि नज़र के हवाले से भी जो है वो भी काफ़ी डिजीज़ फैली हुई है। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर सेहत अच्छी होगी तो आप अपने बहुत सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार रही, बहुत ज़्यादा बीमार रही और बहुत मैंने तकलीफ़ काटी, लेकिन जाहिर सी बात है अपनी सेहत जो है और उसके साथ साथ अपनी डाइट, वो भी बहुत आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आपकी अच्छी डाइट होगी तो आप अपनी सेहत का उसी तरीके से ख्याल रख सकेंगे। लिहाजा अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारी रूही की रिपोर्टर अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो है जी उज़मा खान खाकवानी, हमारे साथ मौजूद है जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और प्रिंसिपल हैं जी मुल्तान पब्लिक स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इसके साथ ही आज हम बात करेंगे अलिशबा से, इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे और मैडम से बात होगी, एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, एक्टिविटीज़ के हवाले से आज बात होगी। सबसे पहले तो अलिशबा आपसे जान लेते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से होने वाले साउथ ओलंपिक्स की तैयारियों का आगाज़ हो चुका हुआ है, इस हवाले से बताइएगा। जैसा कि हमने देखा पिछले 2 साल से साउथ ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये प्राइवेट स्कूल्स में तो वैसे भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते रहते हैं, स्पोर्ट्स गाला होते रहते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो इस चीज़ से महरूम रहते हैं। तो एक इनिशिएटिव लिया गया था जो पिछले सेक्रेटरी थे उनकी जानिब से कि साउथ ओलंपिक स्टार्ट करवाया गया था, पूरे जनूबी पंजाब में हुआ था। तो इस साल इसमें एक नई बात यह है कि पहले जो था लड़कियों की टीम नहीं बनाई गई थी, लड़कियों को गर्ल्स की जो टीम थी बैडमिंटन की हद तक थी। तो इस बार उन्होंने एक हॉकी की और एक क्रिकेट टीम बनाने की इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं, जिसके मैचेस होंगे, यानी गर्ल्स के भी अलग से मैचेस होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि लड़कियों को भी खेल के आगे खेल में फ़रोग दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ तमाम स्कूल्स में ये भी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि बाकायदा एक जो उनका मुख्तस टाइम है उसको मुकर्रर किया जाए और हर स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर है, पहले हमने देखा कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर तो थे पर उनका कोई रोल नहीं था, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे, खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो अब उनको एक इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे इन बच्चों को ये खेल सिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से बच्चों ने खेल तो देखा ही नहीं ना। तो एकदम से आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे कोई गेम्स तो बच्चों को वो एकदम आ नहीं जाएंगी। तो पहले उनको ये ट्रेनिंग होगी उनकी 15 दिन तक, वो इस पे काम करेंगे, बच्चों को स्कूल्स में बाकायदा ये सिखाया जाएगा। उसके बाद टीम्स बनाई जाएंगी, तमाम जो सेकेंडरी विंग्स हैं उनकी अलग टीम्स होंगी, तमाम जितने भी मुल्तान डिवीज़न में स्कूल्स हैं 237 उनकी गर्ल्स को इकट्ठा किया जाएगा, एक कंपटीशन होगा, उसमें से जो टीम निकलेगी वो मुल्तान की टीम तैयार होगी। इसी तरह भावलपुर की अलग होगी और इस तरह फिर ये मैचेस होंगे और इसमें फिर जो जीतेगा उसके पास ट्रॉफी आएगी। जो जिस खेल में जीतेगा उसके बाद एक मेडल आएगा, जैसे हमारे पास ओलंपिक्स में होता है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा गेम्स में मेडल देते हैं तो उस शहर के पास जाएगी ट्रॉफी। तो बेसिकली ये है साउथ ओलंपिक्स और तमाम स्कूलों में इसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो अफसरान हैं अपने अपने स्कूल्स में विजिट करेंगे, आया ये टीम्स को प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं, ये गेम्स खेल भी रहे हैं या नहीं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट स्कूल की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती और घर में भी बच्चों के पास स्पोर्ट्स का सामान मौजूद नहीं है। तो बाकायदा बच्चों को सामान भी प्रोवाइड किया जाएगा, बैट बॉल और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो छोटे स्कूल हैं इसमें एक बात है, क्योंकि कुछ स्कूल्स बहुत छोटे हैं, कंजस्टेड हैं, तो उनके लिए जो हाई स्कूल हैं उनमें बच्चों को भेजा जाएगा एक लेक्चर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम स्कूल है, काफ़ी बड़ा है,
तो इसके आसपास जो भी छोटा स्कूल है इसके दायरे में, तो उनके लिए उनकी बच्चियों को जो खेल में दिलचस्पी रखती हैं, जो मुंतखब होंगी, उनको मुस्लिम स्कूल भेजा जाएगा। 15 दिन तक उनकी वहाँ प्रैक्टिस होगी, टीचर प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद वो टीम के लिए ऑडिशंस होंगे और फिर टीम सेलेक्ट की जाएगी। तो ये बेसिकली पूरा साउथ ओलंपिक्स है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स को हम जितना फरोग देंगे, और स्कूल के हवाले से हम देख रहे थे कि पहले बहुत ज्यादा स्कूलों में उस तरीके से एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। अच्छा, बच्चे क्योंकि उसी तरीके से हम चाहते हैं कि बच्चों की नशोनुमा भी अच्छी हो, बच्चों की मेंटली भी और फिजिकली भी वो फिट नजर आए, और ताकि पढ़ाई में भी अच्छे नजर आए और खेलों में भी उतना हिस्सा पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मोबाइल के ऊपर बच्चे जो हैं उनकी तवज्जो होती है, और फिर हमारे स्पेशली घरों में भी ये होता है कि अच्छा गेम्स खेलिए, क्योंकि बाहर तो परमिशन उस तरीके से जिस तरह के हालात हैं हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते। तो ये था कि चलो स्कूलों में अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेंगी तो बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐसे है ना। अच्छा, मैडम से जानते हैं, मैडम क्या हालचाल है? ठीक ठाक है? आपकी आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही है? हम लोग के अपेरेंटली तो अभी मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाले हैं, लेकिन ये कि हम लोग सिंस अभी जो रबीउल अव्वल का महीना है जी, तो उसके हवाले से हम लोग आजकल काफी तैयारी कर रहे हैं। मतलब टीचर्स हम लोग अलग करते हैं, फिर वी हैव सीरत कॉन्फ्रेंसेस वो करवाते हैं, फिर हमारा करात और नात कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो फिर उसमें से हम पहले हम अपने ही मतलब विद इन कैंपस जो है अपने ब्लॉक्स में अपने सेक्शंस में बच्चों का कराते हैं, फिर एक बड़ा सा इवेंट करा लेते हैं, उन्हीं बच्चों में जो टॉपर्स होते हैं उनका फिर एक मेगा इवेंट हो जाता है। तो इस तरह ये कि बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं और एक्टिविटी भी साथ साथ चलती रहती है। स्पोर्ट्स की ये बात करी थी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ में स्कूल अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। अब जैसे मेरा स्कूल है मुल्तान में, ये 126 एकर्स है गर्ल्स एंड बॉयज मिला के। अब वो आप देखें तो एक पूरी दुनिया बहुत बड़ा है। तो हमारे पास ये है कि शुरू में जब मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे पाकिस्तान मुल्तान पब्लिक के, तो क्रॉस कंट्री हुआ करता था, मतलब बाहर रनिंग होती थी, हमारे बच्चे बाहर से भी और विद इन हमारा कैंपस भी लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। तो अभी कुछ अरसे से वो ज़ाहिर है वो एक चीज़ ख़त्म हुई हुई है ड्यू टू हॉट वेदर, फिर कोविड आ गया, वो सब चीज़ें। तो वी आर ट्राइंग कि हम दोबारा से उन चीज़ों को ग्रिप करें जो ऑलरेडी हमने कुछ अरसे के लिए रोकी हुई थी। हम लोगों ने ग्रुप्स अपने बनाए हुए हैं, हाउसेस बनाए हुए हैं, उन हाउसेस के दरमियान में एक्टिविटीज़ होती हैं। वी प्ले एवरी गेम, मतलब हमारे पास इतने बड़े ग्राउंड्स हैं। देन वी हैव आवर ओन स्टेबल, माशाल्लाह 8 घोड़े हैं हमारे पास। तो हम ये एक्टिविटी कैसी है जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। हॉस्टलाइज हमारे पास है, हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है, कभी आप कवर करना चाहें उसको तो यू आर मोर देन वेलकम टू सी इट। और हम लोग पहले तो एक टाइम पे बलोची बच्चे रहते थे, लेकिन अभी मेरे पास माशाल्लाह विसिनिटी के बच्चे दाएं बाएं से आए हुए हैं। और एक अच्छा शाम में उनके लिए एक अच्छी एक्टिविटी ये होती है कि वो, क्योंकि सिंस दे आर विद इन कैंपस, तो वो आराम से मतलब घुड़सवारी के लिए जा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। सही। और जिसने डिफरेंट गेम्स करनी हो, वो नेट बॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, सब खेलते हैं। तमाम गेम्स को लेकर चल रहे हैं। तमाम गेम्स। मज़ीद भी आपसे जानते हैं, नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मतला आज अलल सुबह से ही जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा है। आसमान पर सुरमाई और स्याह बादलों का राज दिखाई दे रहा है। किसी वक्त सूरज बादलों के आगे आ जाता है तो किसी वक्त सूरज अपनी शुआएं जो है वो शहर ओलिया के बासियों को दिखाने लग जाता है। और जब बादल सूरज के आगे आते हैं तो मुल्तान शहर का मौसम मरी से कम मालूम नहीं होता। तो सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आज अगर शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। और अलल सुबह से ही आज मुल्तान शहर में ठंडी हवा चल रही है, जो कि अभी तक इसी तरह से जारी और सारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से
ये कहा जा रहा है कि हवा की रफ्तार जो है वो तकरीबन 24 से 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है और ये पूरा दिन आइंदा 24 घंटों के दौरान भी हवा यूं ही चलती रहेगी और मौसम काफी ज्यादा खुशगवार देखने को आएगा। आज अगर शहर के हवा में नमी के तनासुब को देखें तो आज मुल्तान शहर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो कदरे बेहतर है, जो कि 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी कदरे आलूदा है, जो कि 166 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला इसी तरह से जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा, सुरमाई और स्याह बादलों का काफी ज्यादा राज रहेगा और बड़ी जो एक पेशगोई जाहिर की जा रही है दोपहर से शाम के औकात में मुल्तान शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी और हब्स की लहर बरकरार थी उसमें नुमाया कमी देखने को आएगी और मौसम काफी ज्यादा ठंडा और खुशगवार हो जाएगा। आज अगर सुबह सवेरे देखें तो आसमान मुल्तान शहर का मौसम काफी ज्यादा खुशगवार था, आसमान पर स्याह बादलों का राज था और इस तरह से फीलिंग्स आ रही थी जिस तरह से मुल्तान शहर में सर्दियों की एक लहर जो है वो आ चुकी हो और जिस तरह से सर्दियों का मौसम होता है हवा भी बिल्कुल उसी तरह से ठंडी चल रही थी। अब चूंकि काफी ज्यादा सूरज भी आंखें दिखा रहा है, सूरज भी काफी ज्यादा टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, तो उस हवाले से अगर देखें तो अब मुल्तान शहर का मतला जो है वो अभी भी जुजवी तौर पर अबर आलूद है, आसमान पर स्याह और सुरमाई बादलों का राज है, लेकिन उस तरह से जो एक कैफियत थी उसमें नुमाया कमी देखने को आई है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये जरूर कहा जा रहा है कि आइंदा 8 से 10 दिनों में मुल्तान शहर का मौसम जो है इसमें नुमाया चेंजिंग देखने को आएगी। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे साइमा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ओ लेवल और सरकारी बुक्स में क्या फर्क है? सरकारी और ओ लेवल की बुक्स में क्या फर्क है? ओ लेवल की बुक्स में क्या फर्क है? अच्छा, ये कह रही हैं कि सरकारी और ओ लेवल्स की बुक में क्या फर्क है? ओके, सरकारी से अगर मुराद बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो मैं आपको बताते चलूँ कि वैसे तो अगर आप प्रीवियस प्रैक्टिस देखें तो उसमें बहुत डिफरेंस है हमारी सरकारी बुक्स में और ओ लेवल के, क्योंकि वो बिल्कुल बाहर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो है वहाँ से ही पेपर्स होते हैं, वहीं से हम लोग, और उनकी स्टडीज़ होती है कॉन्सेप्चुअल। लेकिन अभी जब सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो उसमें भी चेंजेस आए। उन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में वही चीज़ राइज की जो हम लोग ओ लेवल को या ए लेवल को पढ़ा रहे थे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी। अभी आपका मैट्रिक का जो पेपर है वो भी काफ़ी हद तक कॉन्सेप्चुअल हो गया, यानी कि आप यूँ समझें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आप रट्टा नहीं लगा रहे, उसको आपको वो क्वेश्चन जो है वो रिफ्रेज होके दिया जा सकता है, आपसे उसका एसेंस पूछा जा सकता है उसका। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि क्रिटिकली आप बच्चों को इतना ज़्यादा उनकी सोचने की सलाहियत को इतना ज़्यादा एनहांस कर देते हैं कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा ये हो जाता है कि जब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसको, क्योंकि टीचर भी हमारा उसको उस तरह नहीं पढ़ा रहा होता और वो पैटर्न डिफरेंट होता है उनको, क्योंकि लगता ये है कि जी जो पढ़ा है रट्टा लगाया है यही क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दिए जाते हैं और कहा जी पेपर में इसी तरह से आते हैं, तो बच्चा हमारा तैयारी भी वैसे ही करता है। लेकिन ओ लेवल जो है उसमें डिफरेंस बेतहाशा है, क्योंकि आप जो कोई भी प्रेस्क्राइब बुक उनकी नहीं इस तरह से होती, मुख्तलिफ बुक्स आपको ऑथर्स की वो दे देते हैं, और आपका जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश में भी सब कुछ अनसीन है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसकी बुक आपको बता देते हैं कि ये ऑथर्स हैं, इनकी बुक्स आप स्कूल में पढ़ाएं। डिफरेंट स्कूल डिफरेंट बुक्स को ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि जी इसमें से ही जो पढ़ाया है यही आएगा। इट्स ऑल अबाउट बीइंग योर कॉन्सेप्ट बीइंग क्लियर कि आपको समझ कितना आया है, क्योंकि ओ लेवल का बच्चा जो है वो थोड़ा क्वेश्चनिंग उसकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वो क्वेश्चन समझता है और फिर आंसर करता है, होता वही कुछ है लेकिन उसको पता है कि डिफरेंट क्वेश्चन समझना। सरकारी स्कूल ऑब्वियसली इस तरह से काम नहीं करते, और हमारा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो बोर्ड के एग्जाम, वो भी बुक्स बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अभी सिंगल नेशनल करिकुलम में उन्होंने ये कहा कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे स्टडी करानी चाहिए। आई विश एंड आई होप
के सारे स्कूल जैसे करें, और अपने टीचर्स को भी इसके हिसाब से ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर भी तो वही है ना जो पहले से पढ़ा रहे हैं उसको, उनको जैसे बताया हुआ है वैसे ही पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, अलिशबा भी बहुत टाइम से कवरेज कर रही हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, क्या फ़र्क देखती हैं? जैसे यकसा निसाब आया तो इस साल पहले भी हम ये बात कर रहे थे, जो इस साल की बुक थी माशरती उलूम जिसे कहते हैं, उसको उर्दू से एकदम अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वो एक टीचर है, वो 25 साल से माशरती उलूम उर्दू में पढ़ा रही है। ऑब्वियसली उसको पढ़ाने में बहुत मुश्किल होगी और उसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया था, क्योंकि बोला गया इस दफ़ा चेकिंग भी जारी है, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान है, COs हैं, इवन के सेक्रेटरी एजुकेशन खुद कि जो भी सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक्स हैं सेम पढ़ाई जाएंगी। प्राइवेट स्कूल्स में ना ज़्यादा किताबें पढ़ाई जाएंगी, ना गवर्नमेंट स्कूल्स में कम किताबें पढ़ाई जाएंगी। इसको बिल्कुल बैलेंस रखने के लिए ये बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं अक्सर हम देखते हैं कि वो पीछे रह जाते हैं काफ़ी चीज़ों में। तो इस साल उन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट तो करवाई हैं, बिकॉज टीचर की ट्रेनिंग इतनी नहीं है तो टीचर्स इसमें वो सफ़र कर रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया आपको 3 चैप्टर इसको फिनिश करवाने हैं। तो जब मैं कवरेज करने गई तो टीचर खुद ये इंटरव्यू में बाकायदा कह रही थी कि मैं 25 साल से उर्दू में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। क्लास में बच्चे मुझसे मीनिंग पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, हालांकि मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करके जाती हूँ। इसी तरह जो हमारी इंग्लिश की बुक है, सम टाइप बच्चे भी इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना, टीचर्स भी फंस जाते हैं ना। ये जैसे ये कह रही है कि गवर्नमेंट की टीचर है तो वो ये समझ रही है कि जी अब उर्दू में पढ़ा, मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊं। और हमारे यहाँ जो उर्दू में करा दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ टीचर हमारा ये परेशान है कि अगर मैं उर्दू में कराऊं तो बच्चे को उर्दू समझ नहीं आ रही। हमारा प्रॉब्लम असल में ये है ना कि मतलब उर्दू भी हमारे बच्चे को अच्छी नहीं आती। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल्स में है। अच्छा, उनकी इंग्लिश बहुत बेसिक, क्योंकि बेस उनकी ये बना देते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, बड़ी हाई होनी चाहिए। तो जितने भी बड़े स्कूल्स हैं इस टाइम प्राइवेट, वो उनका बेसिक जो होता है वो बच्चे को ग्रूम करना इस तरीके से होता है कि इनकी इंग्लिश की बेस अच्छी बन जाए। अच्छा, फिर वो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि हमारे यहाँ उर्दू को ज्यादा, सरकारी स्कूलों में ज्यादा उर्दू बोली भी जाती है, उर्दू को ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। सिंगल नेशनल करिकुलम है, उस पर यही था कि फॉलो अप तो बहुत ज्यादा अपेरेंटली किसी को फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो अप किस तरह से हुआ, आप एक टीचर को कैसे बाउंड कर सकते हैं कि तुम अभी मतलब इतने सालों से इसमें पढ़ा रही हो और आप क्या क्या उसको फिर चेंज करेंगे। फिर ये स्ट्रेंथ भी नहीं है कि जो सरकारी टीचर है वो तो सरकारी टीचर है, यू कैन नॉट आई मीन उसको हिला तो सकते नहीं आप वहाँ से। आपको होता है कि जी वो ऑब्वियसली रिटेलिएट करेंगे कि एक चीज जो आप उनको इम्प्लीमेंट करने को कह रहे हैं, और बच्चे क्वेश्चन टीचर से नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। टीचर को प्रिपेयर तो करके जाना चाहिए। अब जो इतने सालों से पढ़ा रहा है वो उसको पता तो है ना कि मैंने क्या पढ़ाना है। और जब इंग्लिश में जब चेंज हो गया तो अब उसके लिए मसला है, क्योंकि उसको पढ़ के जाना है। अच्छा, आप नहीं समझती टीचर्स की भी ट्रेनिंग और टीचर्स की भी इसी तरीके से जो है वो स्टडीज को लेकर होना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग भी होना बड़ी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो डे 1 से इस बात को जो है ना, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आप देखें लर्निंग एक टीचर की, चाहे वो हेड है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो एजुकेशन के किसी भी शोबे से, अगर वो रुक गया है तो फिर लर्निंग नहीं है। मतलब मैं एक ही चीज पढ़ाई चली जा रही हूँ इतने सालों से और मुझे चेंज पसंद नहीं है। मतलब मैं क्लास 1 से क्लास 2 में नहीं जा सकती, मैं क्लास 3 से क्लास 4 में नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पिछले वाला याद है। मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ तो मैंने चेंज नहीं करना, क्योंकि मेरी तबीयत में वो आसानी आ गई है। तो ये एक चीज जो है मुझे जरा बहुत बग करती है कि टीचर्स को जब मुझे लगता है कि उनको चेंज कराना है। मैं इतने सालों से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अब ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, तो भी मुझे लगता है कि अब देखे ना, मैं बीइंग इंग्लिश टीचर, मुझे लगता है कि मैं उर्दू भी पढ़ा लूंगी, मैं इस्लामिक भी पढ़ा सकती हूँ, मैं पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ा सकती हूँ, सोशल स्टडीज भी पढ़ा सकती हूँ। अब मुझे कोई इंग्लिश का बंदा ये कहे कि मैं पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने तो आज तक पढ़ाया नहीं, तो मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। तो हमारे जो एक माइंड सेट है ना, उसको चेंज होने की जरूरत है। और उसके साथ ही ट्रेनिंग, ऑब्वियसली ट्रेनिंग ऐसे नहीं कि बस मैंने एक क्लास बिठाई और करा ली, नहीं, वो सारा जो लॉट हमारे पास इस वक्त है, हम कहने को, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि BEd MAd कराते हैं, लेकिन क्या फॉलो अप है उसका। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम इतनी एफर्ट करने के बाद अगर हम अपने टीचर को चेक ही नहीं कर रहे या मैं अपने आप को ही इवैल्यूएट नहीं कर रही, तो फिर उसका क्या फायदा। तो फिर वो जाहिर है वो भी तंग होंगी। बात ये नहीं है कि वो एफर्ट नहीं है, वो भी तंग होती हैं, और जो उनके ऊपर मैनेजमेंट में है वो भी तंग होता है। तो मतलब ये थोड़ा तमाम सिस्टम जो है वो फिर बच्चा भी उसी तरह से आपको लेता है, क्योंकि बच्चे को अगर ये पता हो कि आपको पता है सारा कुछ और आपका सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है,
तो फिर बच्चा जो है आपको तंग नहीं करता। तो इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही अनिशबा, आपसे जानते हैं महकमा माहौलियात की जानिब से माहौल को बेहतर करने के लिए इकदाम भी जारी हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अब एक्शन ले रहा है। आपने देखा होगा वीडा बसेस का काफी इशू चल रहा था। अच्छा, वो मैंने भी बात की थी कि काफी ना जाते हुए और बहुत ज्यादा आपको पता है मुल्तान में अभी आप देख रहे होंगे आते जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कितना रश होता है उसमें। मेन वजह ये भी है कि उनकी 73 बसेज इस वक्त खराब हैं, रिपेयर के लिए गई हुई हैं। जैसे उनका इशू था, वो धुआं छोड़ रही थी, ज्यादा एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, तो उस हवाले से महकमा माहौलियात ने एक्शन लिया है और उन्हें कहा जब तक आपकी ये बसेस रिपेयर नहीं होंगी, 73 बसेस अभी नहीं चल रही मुल्तान में, जो है वो रिपेयर होंगी, उसके बाद वो चलेंगी। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस वक्त ज्यादा रश है। तो इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में भी इस बार जो है स्मोक आने वाली, आपको पता है स्मोक का आगे जो है सीजन आने वाला है, तो इस हवाले से पहले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। और उसका बेहतरीन ये होता है, अब जो भी हमारे पास ट्रैफिक चल रही होती है बेसिकली इनके होते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे रोड पे चलने नहीं दिया जाएगा। और उसी मद में इस बार सितंबर के अगर महीने की बात की जाए तो तकरीबन 9,40,000 रुपये डिफरेंट लोगों को फाइन हुआ है कि आपने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है और अगर इसके बनाए बगैर आप रोड पे नहीं आ सकते जब तक आपकी गाड़ी फुली प्रिपेयर ना हो। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में भी उन्होंने कहा इमिशन कंट्रोल सिस्टम आपने लगाना है। इसी तरह जो पुराने तर्ज अमल के भट्टे जलाए जाते हैं तो उन्होंने पहले उनको वार्निंग दी है और इस महीने से जो है वो भट्टों को पानी फेंकना शुरू कर रहे हैं। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा किरदार अदा करते हैं माहौल को खराब करने में। और जितना आपका माहौल खराब होगा उतनी बीमारियां आपको फैलेंगी। तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं। हाँ, सांस की बीमारियों का सबसे बड़ा इशू बन जाता है। मैं खुद भी बीमार रही तो हो रहा है, आपने देखा अभी आई फ्लू आया हुआ है, शुबे चशम, कितना वो खतरनाक है। तो इन सब से निपटने के लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली यही कर रहा है कि अब उसने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। और इसकी वजह ये भी है कि पंजाब हुकूमत ने इस बार जो है ज्यादा सख्ती से कहा है कि इन सारी चीजों को ठीक किया जाए, शहर को आलूदा होने से बचाया जाए। तो इस हवाले से सितंबर के महीने में जो है ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज और इसी तरह भट्टा मालकान को अगर मिला के बात की जाए तो तकरीबन जो है 80 लाख रुपीज उन्होंने फाइन किए हैं। और अभी फाइन करके उन्होंने वार्निंग लेटर बाकायदा जारी किए हैं इंडस्ट्रीज को, आप अपना जो इंडस्ट्रीज है उसमें इमिशन कंट्रोल सिस्टम लागू करें और आप जो भट्टे हैं उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी के थ्रू चलाएं, वरना आप इसको बंद करें। तो वो उनके जो हैं छापे जिसे कहते हैं वो जारी हैं। और उसके साथ साथ जो है उनकी अवेयरनेस कैंपेन भी जी जा रही है, जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ कोलैब करके कि आपने क्या करना है। अभी भी उन्होंने एक अवेयरनेस वॉक रखी है आने वाले दिनों में ताकि लोगों को आगाही मिल सके। इसी तरह जब भी किसी भी ट्रांसपोर्ट को वो पहले पकड़ते हैं, पहले फाइन नहीं कर रहे, उनको बता रहे हैं कि उनको टाइम दे रहे हैं, आप अपनी ये रिपेयर करवाएं, गाड़ियां रिपेयर करवाएं, जो हैवी ट्रैफिक है उसको रिपेयर करवाएं। जो हैवी ट्रैफिक होती है उससे ज्यादा खतरा होता है, जैसे बसेस हो गई हमारी। तो इस हवाले से अब वीडा बसेस का तो ये है कि 73 बिल्कुल रिपेयर होने गई हुई हैं और तब तक वो रोड पे नहीं आएंगी। का तो वैसे अल्लाह हाफिज है। मतलब समटाइम्स देखती हूँ मतलब कैसे, अच्छा क्योंकि बाइक पे जो लोग आ रहे होते हैं या साइकिल पे होते हैं या इवन कि अब गाड़ी में भी बैठे हो तो उसका धुआं आप तक आ रहा धुआं तो आप तक आया होता है। ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। एज ए इंडिविजुअल आपके लिए बड़ा डेंजरस होता है। तो उस हवाले से जो अभी महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो खुद जाते हैं, डेली की बुनियाद पे विजिट हो रहा है और जिला इंतजामिया भी साथ है। जो डीसी हैं उन्होंने अहकाम जारी किए थे, हमने पिछले दौरान देखा था कि एक्शन लिया जाएगा। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का क्योंकि ज्यादा किरदार है इसमें तो वो ज्यादा इसमें दे रहे हैं आगे आगे। और उनकी भी बाकायदा महीने की रिपोर्ट चेक की जाएगी, आया आपने काम क्या क्या किया है, क्योंकि जब तक किसी डिपार्टमेंट को आप पूछोगे नहीं तो वो आगे काम नहीं होता। और ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा माहौल जब तक बेहतर नहीं होगा, हमारी सेहत बेहतर नहीं होगी तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी। और ये माहौल, और जब आप बीमार होते हैं ना तब आपको
तब आपको पता चलता है नेमत है हमारी जो हेल्थ है, कहती है कब ठीक होगी, मैं इतनी बीमार जब रही ना तो मैं यकीन कर कहती है अल्लाह मेरी तंदुरुस्ती वाकई हजार नेमत है। और जैसे मौसम चेंज होता है उसी तरह हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं काफी बीमार हो जाते हैं। हाँ। उसकी मेन वजह ये भी होती है अभी स्मोक का सीजन आ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले से इकदाम करना शुरू कर दिया। होप सो कि बेहतर हो जाए, आगे मसाइल ना हो, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अच्छा, फिर ग्रीनरी जो है ना वो भी हमारी जिस तरीके से यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं और क्योंकि माहौल भी हमारा जिस तरह मुल्तान में ना अच्छे खासे आमों के बागात थे, अभी थोड़ा सा ये होता था कि कहीं ना कहीं आपको माहौल जो है वो ठंडा मिल जाता था, लेकिन अभी जो है आपको यही दिख रहा है कि जितनी तेजी से दरख्त काटे जा रहे हैं और ग्रीनरी शजरकारी की जाती है, पौधे भी लगाए जा रहे होते हैं, पर वो पौधे जो हैं वो बाद में उस तरीके से पौधों के ऊपर जो है ना उनको पानी दिया जाता है टाइम पे, ना उनकी देखभाल की जाती है, तो वो पौधे जो हैं वो अक्सर आपने देखा ही होगा मुरझा जाते हैं। पब्लिक का भी बहुत एक अहम किरदार होता है कि हमने देखा कि आपने देखा होगा पीएचए ने बेल्ट बनाई थी, अब लोग उसको खुद निकाल रहे होते हैं, उसकी केयर नहीं कर रहे होते। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अब जैसे इन्होंने स्कूल में कैंपेन स्टार्ट किया, मियावाकी जंगल जो लगाए, किचन गार्डनिंग जो किया, अब उसकी केयर हो रही है, तो वो चल रही हैं चीजें। अब बाहर जब पीएचए तो लगा देगा, वो तो कहेंगे जी हमने शजरकारी मुहिम स्टार्ट की, हमने इतने पौधे लगा दिए शहर में। पौधों की तो बहुत तादाद है। की भी जिम्मेदारी है कि अवाम भी अपना किरदार अदा करे। वैसे तो हमने देखा ही है सोसाइटीज बना दी जाती हैं दरख्त काट के सारे, ये सारा सिलसिला तो चल रहा है, पर हमें एज अ इंडिविजुअल अपना किरदार भी अदा करना पड़ेगा। अपना रोल जब तक प्ले नहीं करेंगे तो हम, मुझे लगता है कि हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमने खुद देखा है कि पब्लिक कैसे हमेशा, मैं खुद भी ये बात कहती हूँ कि आप हमारी जो जिम्मेदारी है हमने उनको भी समझना चाहिए, ना कि हम सारा ब्लेम आउट कर दें कि जी इदारे काम नहीं कर रहे। हाँ, तो इदारे जब कर रहे हैं तो फिर उनको करने भी देना, ये मसला है सबसे बड़ा। पीएचए वाले आपको इतने सारे प्लांट्स देते हैं, वो डोनेट भी करते हैं, जब ये इस तरह से मुहिम चलती है तो वो कितना आके आपको सपोर्ट करते हैं। तो फिर आप देखिए, और वो तकरीबन हर स्कूल के लिए करते हैं, ये नहीं कि मतलब मैं कहूँ कि हमने इन्वाइट किया तो आए, वो हर स्कूल के लिए कर रहे होते हैं। तो फिर उसको मेंटेन किसने करना है? मुझे देखना है, या मेरे गार्डनर्स को देखना है, या मेरे एडमिन स्टाफ को देखना है कि वो पौधे हैं कि नहीं है वहाँ पर। अब हमारे मतलब हमारे यहाँ बहुत अभी मतलब ऑल्दो आप मुल्तान पब्लिक कभी आए तो आपको पता लगे कि हम ऑलरेडी बहुत ग्रीनरी है माशाल्लाह, लेकिन हमारे पास फिर भी इतना लैंड है जिसपे हम काम कर सकते हैं। तो हमने अपने तौर पे उस पर काम करना शुरू किया और माशाल्लाह वो काफी सक्सेसफुल है। मतलब मेरे साथ जो एडमिन के लोग हैं, हम लोगों ने बहुत इस दफा मतलब हमने गंदम भी उगाई, हमने राइस भी हार्वेस्ट किया, बच्चों को उसकी सारी कटाई और ये सब वो दिखाया भी, और थ्रेशिंग जब गंदम हुई थी उसकी थ्रेशिंग भी, मतलब सब छोटी छोटी चीजें, ताकि ये बच्चों को भी समझ में आए। एंड दे वर लाइक सो हैप्पी कि वो देख रहे हैं निकाल के कि अच्छा गंदम की एक बाली में कितने वो दाने निकल आते हैं और सारा कुछ। तो हैविंग सेड, और फिर इसी तरह से जो उन्होंने पौधे हमें दिए हुए उसको मतलब सिर्फ मैं नहीं, ड्यूटी हमने लगाई हुई है। मैं खुद भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो वो एक इफेक्ट आता है ना कि जी जब प्रिंसिपल खुद जाके देख रही है तो बाकी क्यों नहीं देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। पानी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लॉन में पानी खड़ा हुआ है वो खराब हो रहा है लॉन, तो कब ठीक होगा, इसका पानी कैसे बाहर निकलेगा, मतलब ये सारा कुछ। तो एडमिन भी सब अपने मतलब ऑन टोज रहते हैं, वाले को भी पता है कि मैं किसी भी वक्त जाके देखूंगी, तो वो खुद भी ख्याल रखते हैं। तो वो ये कि पौधों के साथ भी मुझे लगता है कि हमदर्दी करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पौधों को से पता नहीं, मैं बिलीव करती हूँ पौधों से आप बात करें, उनको बताएं कि वो उन्होंने यहाँ पर फ्लरिश करना है, उन्होंने यहाँ हरा भरा रहना है, तो वो रहते हैं। हाँ। क्योंकि दे आर लिविंग बीइंग्स हैं, आप लिविंग थिंग है, तो आप आराम से जाके बात। अच्छा, ये इतना अच्छा आपको फीलिंग आती है, इतनी अच्छी वाइब आती है। अक्सर शाम को जो है मैं खुद जो है वो पौधों को पानी देती हूँ, और वो आपकी एक आपकी मेंटल पीस जो है ना वो भी बड़ा जरूरी है। आप सम टाइम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हो, आप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, आप परेशान, जिस तरह मसाइल हैं, परेशानियां, जब आप पौधों से बातें करते हैं तो पौधे भी आपसे बातें करते हैं। एग्जैक्टली, वो कनेक्ट करते हैं आपके साथ। मतलब मुझे नहीं लगता कि लोग पता नहीं ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैंने ये पर्सनली देखा है कि प्लांट, पौधा, दरख्त जो भी वो आपसे कनेक्ट करते हैं, नेचर आपसे कनेक्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप चाह रहे हैं होते हैं ना, तो आपको लग रहा होता है यार ये हर पौधा जो है वो बड़ा दिखरा, तो पौधों के साथ आपकी बड़ी एक अच्छी एफिलिएशन हो जाती है। जब आप उनका ख्याल रखते हैं तो आपको खुद ही आदत, तो ये दोनों चीजें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। अक्सर जब हम सुबह आ भी रहे हो तो आपको ग्रीनरी नजर आ रही हो, कहीं आपको अच्छा एक नेचर, तो आपको बड़ी अट्रैक्ट करती है, आप उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं।
तो ये चीज़ें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इनका ख्याल रखें। अक्सर टाइम होता है हम अपने घरों के बाहर भी लगा देते हैं पौधे, लेकिन फिर हम घर के तो पौधों को पानी लगा रहे होते हैं, फिर बाहर के पौधों को भूल जाते हैं। घर के पौधों को भी पानी लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने देखा है कि हम सोचते हैं कि बस माली करेगा, हमने नहीं करना। अच्छा, हम अब्बा जी खुद, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कोई जरूरत नहीं है माली शाली कोई नहीं है, खुद ही करना। और वो फिर हमें भी ये होता है कि शाम को हमारी जिम्मेदारी होती है कि उठ रहे हैं, पौधों को पानी देना है, तो एक ड्यूटी समझकर और एक अच्छी अपने लिए भी, तो वो एक अच्छा जरूरी है आपके मेंटल पीस के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम ये भी अलिशा, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी स्कूलों में मियावाकी जंगल के हवाले से ग्रीन किताब भी लॉन्च हुई है, इस हवाले से भी ग्रीन बुक एक लॉन्च की गई है। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमें अवेयरनेस नहीं होती, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, जैसा कि मैम ने कहा कि पौधों से बात करेंगे। इस हवाले से अब उन्होंने जो मियावाकी जंगल बना दिए थे, जिन स्कूल का रकबा बड़ा था, ये उधर जंगल बनाए गए थे। और उसके साथ साथ इस साल जो उन्होंने एक बुक लॉन्च की है ग्रीन बुक के नाम से, जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है सिर्फ 7th क्लास को। वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने उसका ख्याल रखना है। और बाकायदा उस बुक में बताया गया है कि इन पौधों से क्या फ़वाइद हमें हासिल हो सकते हैं। और जो किचन गार्डनिंग का उनका चैप्टर बनाया गया है, बाकायदा बताया गया है कि हमने कैसे जो सब्जियां हैं, फल हैं, घर में भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं। तो सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि हम आया स्कूल में पौधे लगाते हैं हर साल ये शजरकारी मुहिम जारी रहती है। क्या बच्चों को इल्म भी है इससे क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, या सिर्फ पौधे लगाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और चले जाते हैं। तो इस मोटिव के हिसाब से उन्होंने कहा था कि हम एक बुक लॉन्च करेंगे, उसमें 16 चैप्टर्स हैं, डिफरेंट 2-3 पेजेस के चैप्टर्स हैं, फिर आगे क्वेश्चंस हैं। इससे बच्चों को बताया जा रहा है कि आया जो अपनी बुक्स में आप पढ़ रहे होते हो वो है क्या, उसको देखो, जाके प्रैक्टिकल करो। और जितनी भी उनकी साइंस की बुक्स हैं, बायो अगर पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर है, तो उन्हें टीचर वहाँ पे लेके जाएं। तो बच्चों को खुद एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे बात की इन्होंने कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया उसमें कॉन्सेप्शनल ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी। अब टीचर बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसे देगी जब तक कोई अमली चीज़ सामने नहीं होगी। तो इस हवाले से स्कूलों में बाकायदा उन्होंने कहा था कि जब भी आप करेंगे, एक तो लैब्स उन्होंने बना दिए थे, पर लैब्स में प्रैक्टिकल कौन करवाएगा, इसलिए जब ट्रेनिंग्स दी गई थी तो बाकायदा उन्होंने कहा था कि जो हम मियावाकी जंगल या किचन गार्डनिंग की कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बच्चों को ले जाया जाए। तो अब हम जाते हैं तो देखें, आप कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल की आप बात कर लें, मुल्तान का काफी अच्छा स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है। तो अब इधर जब हम जाते हैं तो उन्होंने बच्चों ने अपने अपने खुद पौधे लगाए हुए हैं, और वो बाकायदा हमें बता रहे होते हैं। जब भी कवरेज के लिए जाऊं मैं तो वो कहते हैं कि ये मेरा वाला पौधा, ये मेरा वाला पौधा, ये इतना, मतलब बच्चों को नॉलेज है, हेल्दी एक्टिविटी है बच्चों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी भी है, और बच्चों को पता भी चल रहा है कि ये सच में इसका फायदा है। और हमने घर में जाके भी अपने घर वालों को भी बताना है, बल्कि क्योंकि अवेयरनेस जितनी आप देंगे उतनी आगे बढ़ेगी भी। सही, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह हम अभी देखते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तो हमारे बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको मेरे ख्याल में बेहतर होने की बड़ी ज़रूरत है। हुकूमत का भी उस तरीके से रुझान नहीं है जिस तरह से हमारी जिस तरह बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई और हमारी दीगर ज़रूरियात हैं, उन पर तो कभी प्रायोरिटी में ये चीज़ें रही नहीं हैं। अभी हम ये चाहते थे कि जिस तरह यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं है। ज़ाहिर सी बात, प्राइवेट का अपना एक डिफरेंट अंदाज है, सरकारी स्कूलों का अपना है। आप क्या समझती हैं, क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह बेहतरी आ सकती है अगर हम तालीम की बात करें कि तमाम जो बच्चे हैं वो तालीम अच्छी हासिल कर सकें? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि करिकुलम जो है ना, हर स्कूल का अपने हिसाब से बहुत अच्छा है। आप अगर इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आप देखें कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी, जैसे हम अब एक नई हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जी इंटीग्रेट करते हैं। जैसे क्लास 5 का टॉपिक है तो वो क्लास 6 में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो रहा होगा, सोशल स्टडीज में है, साइंस में है, वो उसको उस तरीके से लेके चल रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। अब होता ये कि बुक्स का डिफरेंस है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पास मोस्टली बच्चा ऐसा आता है जो हर तबके से आ रहा है, ठीक है, और फिर टीचर भी आपका वैसे है। अब जब आप बाहर के ऑथर्स की बुक्स उठाएंगे
तो जाहिर है उसमें मटेरियल भी और कंटेंट भी वैसा ही होगा, थोड़ा सा मजीद एलैबोरेटेड होगा। तो वो हमारा जो टीचर है वो नहीं पढ़ा सकता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। पढ़ाना जो है ना, मतलब वो इट्स नॉट लाइक यू जस्ट गिव देम बुक्स एंड यू आस्क देम टू रीड एंड यू जस्ट उनको आपने कह दिया कि अच्छा यू स्टडी दिस एंड देन यूल बी प्रोमोटेड, जो हम करते हैं कि एक क्लास में ये पढ़ा एंड देन यूल बी प्रोमोटेड, ये उसको टेस्ट किया, आपने एवेलुएट किया, देन यू आर प्रोमोटेड टू अनदर क्लास। एजुकेशन जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आना जरूरी है। अब उसमें रोल किसका है? टीचर का अल्टीमेटली। तो जो टीचर बनना चाह रहा है, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि जो टीचर बनना चाह रहा है वो प्लीज ये अंडरस्टैंड करे कि बीइंग टीचर ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सके लाइफ में तो आप टीचर बनेंगे। हाँ। मतलब हमारे यहाँ एक माइंड सेट है कि जी अब मैं ये नहीं कर सकी तो मैं अच्छा चलो और कुछ नहीं, टीचर तो लगी टीचर। हाँ। मतलब अब टीचर लग जाऊंगी और फिर तुम्हें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। जब मुझे मेरे बच्चे को ग्रूम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे बताइए कि मैं तो बस मतलब जाऊंगी, वो 4 लाइनें मैंने पढ़ाई बताई निकली वहां से और मैंने मुझे पता है कि आई हैव मतलब आई विल बी लाइक अर्निंग समथिंग। अच्छा, माजरत के साथ आजकल टीचर्स ऐसे करते हैं इसी तरीके से, लेक्चर दिया और बस दैट्स ये कह रही हूँ ना कि मतलब हमारा जो टीचर है ना, हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बीइंग टीचर, बीइंग इंडिविजुअल, जैसे लिशबा ने इस बात की कि हमें इनफरादी तौर पर अपने तौर पर मुझे किसी के कहने पे ये करने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने बच्चे के लिए, अपने जाती बच्चे के लिए एक एफर्ट करती हूँ, उसको जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या मैं वही तरीका दूसरे के बच्चे के लिए, वो भी मेरे ही बच्चे हैं ना, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंस आई एम इन द क्लासरूम, 30 बच्चा है, 25 बच्चा है, 20 बच्चा है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम ये समझ के कर लें, मुझे नहीं लगता, हो सकता है लोगों को ये बात बुरी लगे कि मतलब लोग समझते हैं बहुत मैं इस्लाम, ये बात नहीं है। बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अल्लाह ताला ने दी है। हाँ। ये सदका जारिया भी है, बिल्कुल ऐसी है। आज एज ए प्रिंसिपल मैं अगर कोई टीचर ऐसा रख लेती हूँ जो मतलब सफारशी है, फॉर इंस्टेंस, मतलब मुझे कहीं प्रेशर आ गया और मैंने कहा अच्छा, मैं वैसे नहीं करती, मैं ऐसे एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि मैं आज हूँ, मैं कल चले जाऊंगी। हाँ। तो वो जो 40 बच्चा या 30 बच्चे को वो पढ़ा रही है, यानी कि 3 सेक्शन पढ़ा रही है, तो समझे कि 60 या 90 बच्चा है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उसके लिए जवाबदेह मैं, जवाबदेह बिल्कुल ऐसे वो नहीं है। हाँ। और यहाँ नहीं हूँ मैं, ऊपर भी हूँ अकाउंटेबल ना, कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये एफर्ट करनी है कि उनको जो पढ़ा रहा है। तो मतलब बीइंग टीचर इज नॉट इजी। मतलब लोग अगर ये समझते हैं कि पढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है, इट्स नॉट दैट इजी, और कि आप जाएंगे और पढ़ा के, नहीं, पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेक्टफुल काम है, बहुत वो ऐसे तो नहीं उस्ताद के बारे में इतनी हदीस भी हैं चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत ऑनेस्टी चाहिए, आपका आपकी डिलिबरेट इंटेंशनल एफर्ट हो आपकी उसकी तरफ कि डिलिबरेटली आप चाह रहे हो कि मेरा बच्चा ये सीख के जाए आज मेरे से। 100% नहीं सीख सकता, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, लेकिन फिर मैं बाहर निकलूँ तो मैं एवेलुएट भी तो करूँ ना कि मैंने कहाँ गलती की। ये जो 20 बच्चा है या उसमें से 2-3 बच्चों को समझ नहीं आया तो उनके लिए एक्स्ट्रा मैंने क्या किया। तो अब होता ये है कि कहने को ज़बान कलामी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये कि अब आप प्रैक्टिकली पे आए तो लोग मतलब माइंड कर जाते हैं कि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। और वो तो ये चीज़ें ऐसी कि एज अ पर्सन मुझे समझने की जरूरत है, एज अ टीचर मुझे समझने की जरूरत है कि मैं अपना 101% दूं। हाँ, ये इंसान को सेटिस्फैक्शन है कि आप अपना बेहतर जैसे ये जब पौधे लगाए हैं तो पीएचए ने लगा दिए, तो फिर बाहर वालों की भी तो ड्यूटी है ना। आपको लग रहा है कि भाई पौधा खराब है तो क्या आप उसको काट छाट नहीं कर सकते? कितना टाइम लगता है बताएं मुझे। मैडम बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। अलिशबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी एडवोकेट बिलाल शहबाज साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लॉयर्स फोरम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, एक तो इस टाइम जो है वकला इंतखाबात के हवाले से भी बात होगी, कैंपेन के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, इंसाफ के हवाले से भी बात होगी,
नौजवान वकला को क्या क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है, इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही ज़मीर साहब से बात करेंगे। आज हम sciatica जो पेन है उसकी वजूहात भी जानेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ, उस हवाले से जान लेते हैं। जी जी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों की बात करें, जैसे हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है, हमारी भी ऐसे ही हैं। और दूसरा, हम जो लॉयर हैं, लॉ नोइंग हैं, हमारी कुछ ज़्यादा ही होती हैं, जैसे लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना और जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है लोगों को अवेयरनेस देना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें अच्छा, अभी जिस वकला इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, हमें जनवरी में है, और उसके साथ जो है कैंपेन और साथ में हम ये भी बात करेंगे किस तरह सिलसिला शुरू होता है, उस हवाले से बताइए। जी जी, हमारा हर साल इलेक्शन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट बार का होता है वो जनवरी में होता है, जनवरी के 2nd वीक सैटरडे को। और जो हमारा हाई कोर्ट का इलेक्शन होता है वो फेब के लास्ट सैटरडे को। तो जैसे ही हमारा इलेक्शन अनाउंस होता है, मतलब एक साल इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, तो फौरन ही जो अगले साल का कैंडिडेट है वो अनाउंस कर देता है। वो पूरा साल ही कैंपेन करता है और एक साल के लिए होती है सीट। तो उसमें डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, सदर होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, नीचे फिर फाइनेंस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी। मैं खुद भी साबिक लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान। सही। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, ज़मीर साहब से जानते हैं, sciatica पेन के हवाले। सबसे पहले तो मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं होता sciatica पेन है क्या, उसके हवाले से बताइएगा। देखें, sciatica पेन एक आजकल एक कॉमन पेन है। मतलब ये ऐसा है कि सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है जो हमारा, जहाँ ये ट्राउजर होता है, ट्राउजर से ये मतलब एक पहले शुरू होता है दर्द। मतलब कुछ ऐसा हो रहता है, समटाइम जब हम लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, लॉन्ग सिटिंग की वजह से वो फिर दर्द होता है, वो समटाइम कूल्हे में आ जाता है, कूल्हे से थाइज में, थाइज से पिंडली, पिंडली से लिटिल फिंगर। मैंने तो काटा हुआ है ये पेन मुझे तो पता है ये पेन कैसा होता है। अब वजह ये है कि ये जब ये शुरू होता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। सबसे पहले जो वजह है ना, वो है हमारे पोस्चर। हम अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करते, ना इसको लिफ्ट करवाते हैं, जो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी आप अपना बैठें, ट्राई टू स्ट्रेटन योर शोल्डर्स। जैसे ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनको तो चाहिए कि पीछे वो एक पिलो रखें ताकि उनकी स्पाइन जो स्ट्रेटन हो। जब वो क्या होता है, लंबो साइकिल या कोई भी स्पाइन से रिलेटेड पीछे रखते हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है L1 से कॉक्सिक तक। जबकि हमें थोरैसिक रीजन में जब कुब निकलता है, फिर वहीं कॉम्प्रेशन डेवलप हो जाता है। तो एक अपनी आदत बनाए, फिर कोशिश करेंगे जो ऑफिस में जो लोग बैठते हैं वो अपनी बॉडी मिरर के साथ टच करें ताकि उनका पोस्चर सेट हो। अब जहाँ तक ये वजूहात शुरू होती हैं, इसके पीछे काजेस क्या हैं? एक रॉन्ग पोस्चर, दूसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उनका बेड, जैसे बहुत सॉफ्ट नरम गद्दा, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि हेड अप होता है, लेग अप होता है, सारा प्रेशर कहाँ आता है, वो सारा स्पाइन पे आता है। तो लॉन्ग टाइम जब रात कुछ 6 से 8 घंटे जब सोते हैं तो सुबह बिल्कुल अकड़ाओ जुड़ाओ में से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी जिस तरह सीजनल भी थोड़ा सा ये इफेक्ट है, जैसे मसल्स पेन जो आपको आता है, जिस सम टाइम आप सोए हुए होते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो अकड़ जाते हैं, वो जिसे हम टांग क्रैम्प्स का बोलते भी हैं, और कोई मतलब क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना, क्रैम्प्स होते हैं। अब देखिए वो क्रैम्प्स जहाँ तक होता है वो होता है डेफिशिएंसी अबाउट कैल्शियम, पोटाशियम, जो मुख्तलिफ मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बेसिस पे वो होता है। अब अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं सर मैं कि बेस्ट जो चीज़ है वो है खजूर और केला, सबसे बेस्ट है जिसमें कंप्लीट जो है ना खूब उसमें पोटाशियम है, कैल्शियम है। वो अपनी आदत में, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है ना, वो अपनी आदत में उसको सुबह जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग गर्म जो है ना वो शेक उन्होंने पीना है, मतलब केले का, खजूर का। ये मुकम्मल एनर्जी ड्रिंक है। और सेकंड जो चीज़ है वो है मतलब जैसे इससे वेट तो नहीं गेन होता, जिसमें सम टाइम होता है कि आप अच्छा पी लेते हैं मिल्क शेक की वजह से आपका वेट जो है वो जल्दी गेन होता है। देखें, अगरचे आप हैं हेल्थ कॉन्शियस, फिर तो आपको पता है कि मैंने ज़्यादातर इम्फेसाइज करना है वो है फाइबर डाइट पे, जैसे फ्रूट और सब्जियों पे ज़्यादा इम्फेसाइज करना है। जिन लोगों को पता नहीं तो फिर रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। रोटी एक डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है, तो मतलब वो ज़रा हैवी डाइट होती है, तो उस वजह से वो पेट भर जाता है, फिर ओबेसिटी हो जाती है। अब किन किन लोगों को होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इशियाटिक होता है, डायबिटीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, ओवरवेट जो होता है, ओबेसिटी जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे वजह मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली जैसे मोटापे में, तो 90% लोगों को गैस ट्रबल है। उस वजह से क्या होता है कि पहले मतलब गैस होती है, बैक पे प्रेशर डेवलप होता है, समटाइम हार्ट की तरफ गैस चलता है, समटाइम हेड अप हो जाता है।
और उसके बाद फिर समटाइम जब प्रेशर डेवलप होता है वो मतलब एकदम जो है ना शूटिंग पेन शुरू हो जाता है ये। मतलब ऐसे लोग उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपने बादी चीज़ों से अवॉइड करें, लाइक जैसे हम लोग आलू और इस तरह से चावल वगैरह इस तरह की जो बादी चीज़ें हैं उसे वो अवॉइड करिए। तो मतलब वो रोकते किस लिए? रोकते इसलिए कि वो जो मतलब मूवमेंट हो तो जो मर्जी खाएं कोई इशू नहीं है। जब आप बेड रिडन ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो फिर इन चीजों से आप परहेज करने से क्या होगा, आपको जल्दी बेहतरी हो जाएगी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग जिनको तकलीफ होती है वो मतलब सीधे खड़े होते सीधे बैठ जाते, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है उनके लिए। उनको जब भी मतलब उठना है पहले बिल्कुल स्लाइड करें, स्लाइड करके एज पे आए, आप मतलब सजदे में उठें, दोनों हाथ मतलब हाथों की हेल्प से आपने उठना है और हाथों की हेल्प के साथ अपने रुकू में पोजीशन में बैठना है। क्योंकि क्या होता है, तो ऑलरेडी मसल्स देखिए जब मसल्स टाइट होंगे ना तो तकलीफ शुरू हो जाएगी। जितना बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लचक रहेगी, उतना बंदा फ्लेक्सिबल एनर्जेटिक एक्टिव रहेगा। जब जिस्म में स्टिफनेस होगी तो वो मतलब उसके लिए चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम रेकमेंड क्या करते हैं, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं कि योगा कंपल्सरी, मतलब एक्सरसाइज। वैसे तो अंग्रेज ने बड़ी एक अच्छी बात की कि वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज। दुनिया की जो सबसे अच्छी जो है ना दवाई वो वर्जिश है। तो मतलब है कि इसको लाइफ टाइम स्केड्यूल में इसको रखना चाहिए जो हम लोग नॉर्मली नहीं रखते हैं। तो अब जहां तक है इसकी एक्सरसाइज, पहले तो जैसे परहेज है, मतलब बादी चीज़ों से आप परहेज करें। पोस्चर आपने मेंटेन कर, जैसे मैंने बताया कि सीधा बैठना है, आपने कुब निकाल के नहीं बैठना है, सजदे में आपने उठना है, रुकू में आपने बैठना है। और बेड आपका जो है वो फोम नहीं हो। जैसे पहले वक्तों में हमारे पास क्या होता था, रूही वाले होते थे, कभी किसी को तकलीफ नहीं होती थी। अब चूंकि हम लग्जरी लाइफ में स्प्रिंग मैट्रेस, डिफरेंट मैट्रेस होते हैं, उसमें आपके पोस्चर मेंटेन नहीं होते। मतलब कोई भी रूही वाला गद्दा इस्तेमाल करिए, आर्थो मैट्रेस आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी बॉडी मतलब यूज टू नहीं, समथिंग होता मतलब हर्ट होता है, उनको सख्त जगहों पे सोने में तकलीफ होती है, फिर उसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो सॉफ्ट लेयर है उस पर अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करें। फिर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता नहीं, वो है इनके पोस्चर। अगर आपको शियाटिक पेन है, आप मतलब एक गलत पोजीशन पे सोएंगे तो सारी रात आप डिस्कम्फर्ट रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल लेफ्ट लेग में आपको दर्द है तो आपने लेफ्ट लेग के नीचे जो तकलीफ वाली है उसके नीचे पिल्लो रखें, तकिया रखें, और इसको बिल्कुल जो कूल्हे वाली जो मसल्स उसको रिलैक्स छोड़िए और पाँव को मूव आप करते रहें ताकि आपके वो मतलब एकदम कंप्रेशन ना बढ़े। पेन उसकी इस तरह से करने से पेन की इंटेंसिटी जो है वो एकदम कम हो जाती है। तो उसके बाद जैसे उनका उठना सजदे में, जैसे मैं बताया सजदे से उठे, रुकू में आपने बैठना है आपने। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है अपना मतलब वॉशरूम में या तो कोमोड यूज़ करें। अगर जिस टांग में दर्द है अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो राइट लेग पे कंप्लीट प्रेशर डालेंगे, लेफ्ट जी में तक उस पर मतलब लेग क्रॉस, जिस टांग में दर्द है लेफ्ट उसको पीछे रखें, अपने क्रॉस पोजीशन में बैठने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ों से आप अवॉइड करें। और एक्सरसाइज शुरुआत में आपने क्या करना है, मतलब जस्ट नीड टू इनहांस मोबिलिटी। मोबिलिटी किस तरह होती है कि आपने ये अपनी वैसे भी नॉर्मल, ये सिर्फ पेन वाले बंदों के लिए नहीं है, ये हर बंदे के लिए कंपल्सरी, जो मतलब ऑफिस में वर्क करता है या जिनका लॉन्ग सीटिंग है तो ये अब मतलब है कि जो चेयर है वो भी थोड़ी सी कंफर्ट होनी चाहिए। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है, इसमें मतलब कुछ अरसे बाद ये फॉर्म जो है ये वो मतलब प्रेस होना शुरू हो जाता है, आप बैठते हैं आप डिस्कम्फर्ट होते हैं। चेयर का ऐसा इंतखाब कर जिससे आप एक्टिव रहें। आप चेयर भी ऑफिस में चेयर का बड़ा अहम रोल होता है। ये अब चेयर ना मिले तो फिर क्या करें? देखिए हम चेयर की सहूलत ना मिले तो फिर क्या करें? आप ये देखें कि जो अगर हम वैसे स्टेयर पे बैठते हैं कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। हम ग्रॉस पे बैठते हैं हम कितना अपने आप को एक्टिव एनर्जेटिक हम लोग महसूस करते हैं। मतलब जब सोफे पे बैठते तो फौरन हम लोग एकदम कुछ ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब ये जो रिलैक्सिंग पोजीशन है ना वो डेंजरस है। अब देखिए जहां तक है मोबाइल फोन, हम लोग हर बंदा जरा नोट करे कि रोजाना की बुनियाद पे उनका टाइम लिमिट कितनी है। सारा दिन उनका मोबाइल है। मतलब मोस्टली जो लोग हैं 99% उनका तो सारा, पहले तो हम कंप्यूटर पे काम करते थे, लैपटॉप आ गए, अब तो हर चीज हमारे पास मोबाइल। अब वही जो असाबी खिंचाव तनाव, सबसे एक और वो जो वजह है ना वो है असाबी खिंचाव तनाव। मतलब आप टेंशन, जैसे हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है बहुत ज्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हर रोज नई से नई परेशानी आ रही है। तो हम लोग देखिए बुजुर्ग कहते थे कि हमेशा अपने शोल्डर पे आपने जो बुलेट चलानी, बंदूक चलानी है। हमारे असाब इतने कमजोर हैं, फिजिकल बेड पे होते हैं, मेंटल अवे होते हैं। जब हम लोग मेंटल अवे होंगे सारी रात हम मुसलसल माइंड हमारा वर्क करता रहेगा। सुबह उठेंगे हम
ओवरथिंकिंग भी तो बहुत ओवरथिंकिंग ज्यादा है ना, ओवरथिंकिंग ज्यादा है बहुत हमारी। ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है न्यूट्रिशन। आपकी डाइट अच्छी है तो हर चीज आप कर लेते, मतलब डिसीजन मेकिंग अच्छे कर लेते हैं सही। आप। डाइट अच्छी नहीं हाँ, है तो तो डिसीजन फिर आप आपसे थोड़ा नहीं सा, हाँ, होते, बिल्कुल है। तो हर बार एक चीज को बार बार सोचते हैं आप। हाँ, अच्छा, डाइट पे लाजमी हम बात करेंगे, साथ साथ हम ये बात कर लेते हैं कि जिस तरह अभी हम वुकला की फलाह बहबूद के हवाले से बात करें, तो जिस तरह आपके उम्मीदवार सेलेक्ट होते हैं फिर जीतते भी हैं, उनके हवाले से बताएं कि वो कितना काम करते हैं। फिर हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो वो कहते हैं कि जब उनको ओहदे मिल जाते हैं तो फिर वुकला की उस तरीके से फलाह बहबूद के लिए काम है। ऐसे जी हमारी दो बॉडी होती हैं, एक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन होता है उसमें हमारे सदर सेक्रेटरी सदूर सबान, ये डिस्ट्रिक्ट बार की जो वेलफेयर होती है, मतलब जो हमारी बार के जैसे मुल्तान के मेंबर होते हैं उनके लिए सहूलियात और उनके लिए प्रोटेक्शन और उनके लिए वो सहूलियात देते हैं। दूसरी हमारी बॉडी होती है पंजाब की, पंजाब बार कौंसिल, वो पूरे पंजाब को रेगुलेट करती हैं। उसमें भी हमारे मेंबर होते हैं पंजाब बार, वो 5 साल के लिए होते हैं। तो वो हमारे वुकला की हेल्थ, दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो काम करते हैं। तो जो नीचे वाली बॉडी है उसमें जो हर साल ही हम इलेक्ट करते हैं, अगर एक बार कोई ना करे काम तो उसको दोबारा जो वुकला है वो वोट नहीं देते। तो उसमें यही है कि जी उसमें जो बार के मसाइल होते हैं उसको हल किया जाता है। जो पंजाब बार होती है वो जो पंजाब में पूरे वुकला को जो मसाइल होते हैं उनको हल किया जाता है। सही हो गया। नज़ीर भी आपसे जानते हैं, नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। बिलाल यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह मुल्तान शहर में भी महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका। बात करें सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से तो सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। एक तरफ जो है महंगाई है और दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई जो है वो दुकानदारों ने की हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें खुद साख्ता महंगाई के हवाले से कंट्रोल करने के, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो जो कमेटियाँ बनाई गई थी खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो बिल्कुल गैर फाल दिखाई देती हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी जो है वो कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गए हैं। आज के भाव की अगर हम बात करें तो आज के भाव के मुताबिक जो है अदरक जो हर सब्जी में इस्तेमाल होता है उसका रेट में जो है वो आम मार्केट के रेट में 50 रुपये इजाफा देखने में है। जो 1250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था वो अब 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह इसका सरकारी रेट की बात की जाए तो इसका सरकारी रेट जो है वो 982 रुपये मुकर्रर किया गया है। लहसन के रेट में भी 30 रुपये इजाफा देखने में आया। लहसन जो 400 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था वो अब 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मटर 350 रुपये का रेट और टिंडा और नींबू जो है वो 240 रुपये है। इनका रेट जो है वो कल और आज के रेट के मुताबिक सेम रेट देखा जा रहा है, जबकि बैंगन का रेट आज 150 रुपये है, गाजर 160 और हरी मिर्च और टमाटर के रेट में जो है वो 10 रुपये इजाफा देखने में आया है। जो हरी मिर्च और टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी वो आज 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज का रेट जो है वो 100 रुपये के हिसाब से जो है वो मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मार्केट के सरकारी रेट जो है इसका 82 रुपये मुकर्रर किया गया है। अंगूर की अगर हम बात करें तो अंगूर जो है वो अपनी इकसाम के हिसाब से अलग अलग रेट्स पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। गोला अंगूर 400 रुपये, जबकि सुंदर खानी अंगूर 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सुंदर खानी अंगूर का रेट जो है वो 386 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह सेब का सरकारी रेट जो है वो 122 से 242 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 160 से 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रही है। इसी तरह अनार भी जो है वो 200 से लेकर 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया, जबकि जापानी फल जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम केले की बात करते हैं तो केला फ़ी दर्जन 160 से लेकर जो है वो तकरीबन 220 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों और फलों की बढ़ती हुई कीमतों से जब हमने शहरियों से और दुकानदारों से बात की तो दोनों का अलग अलग मौक़िफ़ था। दुकानदारों का कहना था कि सब्ज़ी और फल जो है वो मंडी से महंगे दामों
मिलते हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ दुकान के लेबर के खर्चे पूरे करना जो है वो इस महंगाई के दौर में मुश्किल होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शहरी जो हैं वो हुकूमत से नालां भी दिखाई दिए और मुतालबा भी करते दिखाई दिए कि लिहाजा सब्ज़ी और फलों की कीमतों में कमी की जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्ज़ी और फल खरीद कर सके, क्योंकि इस महंगाई के दौर में सब्ज़ी फल खरीदने के साथ साथ अशिया खुरोनोश जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो हैं, पेट्रोल, चीनी, घी, हर चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी हो गई है। गरीब आदमी के लिए सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस वजह से जो है वो परेशान भी दिखाई दिए और मुतालबा भी करते दिखाई दिए कि लिहाजा सब्ज़ी और फलों की कीमतों में कमी लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस साहब का। अच्छा, जिस तरह लॉयर्स ने भी एहतजाज इस हवाले से, महंगाई के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें कि उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, तो इस हवाले से भी बताइएगा। जी, हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज की कॉल दी थी। 14/9 को भी हुई थी, उसके बाद लास्ट जुमेरात को भी पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में जो है महंगाई का एहतजाज वकला ने किया और स्टिल जारी है। जैसे ही पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल ये हमें कॉल दी तो हम स्ट्राइक करते हैं और हमारी कोर्ट में जो है उसमें भी हम पेश नहीं होते कोर्ट में, और उसमें भी हम ये बाकायदा नोटिस इशू होता है स्ट्राइक का कि, और उसमें रीज़न लिखी जाती है कि जो ये महंगाई इस तरह बढ़ रही है, गरीब लोगों के लिए जीना महाल हो गया। तो ये उसमें हम हर बार ही ये करते हैं, पर हुकूमत को उस पर अभी तक कोई असर नहीं हो रहा और मजीद भी अब चीजें महंगी होना होंगी। अभी तो उन्होंने 3 रुपए कुछ जो है वो और मजीद बिजली जो है वो महंगी की हुई है। अभी उसके ऊपर जो है वो देखें, ये रिलीफ की बजाय लोगों की मुश्किलात में मजीद ये महंगाई बढ़ती है। अच्छा, जिस तरह अभी आप मोस्टली कौन से केसेस को डील कर रहे हैं? मैं मोस्टली क्रिमिनल केसेस है। ठीक है, तो क्राइम की रेशो भी तो उसी तरीके से अब बढ़ रही है, जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी है, तो हम देख रहे हैं क्राइम भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। ऐसे ही है, जब लोगों का बेसिक नीड पूरी नहीं होगी और बेसिक उनको मतलब फूड नहीं मिलेगा, खाने की ज़रूरियात की ज़िंदगी नहीं मिलेंगी, तो फिर डेफिनेटली क्राइम रेट बढ़ता है। अभी रिसेंटली रोई वालों ने ही ये रेशो बता रहे थे कि इस बार जो क्राइम, जैसे ही महंगाई का रेट बढ़ा है और उस तरह रेशो जो है क्राइम की भी बढ़ती जा रही है, रॉबरी, डकैती, ये क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कि महंगाई है। अच्छा, इसके साथ ही ज़मीर साहब, जिस तरह हम एक तो जिस तरह डाइट पे हम बात कर रहे थे कि डाइट क्या होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं शहटिका पेन जो है उसका क्या, उसके हवाले से क्या ग़िज़ा होनी चाहिए, किस तरह का आप एहतियात कर सकते हैं, मतलब क्या फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए, सब्जियां कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन पे। अगरचे ओबेसिटी है, अब उसमें थोड़ी सी ये चीज़ें अवॉइड करनी है। मतलब ज़्यादातर देखिए मेरे पास जो पेशेंट, मैंने एक एनालाइज किया है कि जो मैंने पहले बताया कि गैस ट्रबल हर दूसरे बंदे को, वो ज़्यादातर चे वाली चीज़ें खाते हैं, चीनी, चिकनाई, चावल, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मतलब जब ये चीज़ें खाते हैं तो प्यास ख़त्म हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, फिर आपका कोई स्केड्यूल नहीं है खाने पीने का। मतलब है कि जब मूड के हर वक्त खाते चले जाना, ये मतलब सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसका। आपने मतलब स्केड्यूल बनाना आपने कि किस वक्त आपने क्या खाना। अब नॉर्मली मैंने अपनी जो रूटीन बनाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठना पहले 2 गिलास 3 गिलास नीम गर्म कोसा पानी पीना है। उससे क्या होता है, गैस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन आपका नहीं होता, जो इरिटेशन और सिक्रीशन जो होती है वो नहीं होती। मतलब एक ठंडा पानी पियेंगे आपको बार बार कफ आप करेंगे ये, तो गर्म पानी पीने से आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी भी मतलब एक उबलता हुआ पानी नहीं, मतलब एक नीम गर्म पानी से हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आपने अर्ली इन द मॉर्निंग बेहतर है कि एम्प्टी स्टोमिक, अपनी जो डायबिटीज़ नहीं है तो आप केले का और खजूर का गर्म मिल्क शेक जो है ना वो अपनी लाइफ स्केड्यूल में लाजमी रखें। इसमें कोई ओबेसिटी नहीं है, अल्लाह ताला की बनाई जितनी चीज़ें हैं इसमें कोई मोटापा या कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं है, बट लिमिटेड। इंसान ने जितनी चीज़ें बनाई हैं उनमें हर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट है ये। इसके बाद अपना नट्स है ना, नट्स जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वाइट चीज़ें हैं, आप उसका मतलब क्या है उसे ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके बॉक्स में रखें। अपने बच्चों को, खुद भी हर बंदा वो 2 चम्मच अपना पूरा साल इस्तेमाल करें, अगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसमें मजीद हम आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हमारी डाइट पे बात हो रही थी
उसके साथ हम नट्स की बात कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मिथ होती है कि गर्मियों में नहीं खाने चाहिए क्योंकि हम सर्दियों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं नट्स का। देखिए, हमेशा हम कहा करते हैं कि बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या चीज़ें, बैलेंस डाइट में आपका मतलब डेली वेजेस पे एक तो पानी का इस्तेमाल इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ना, आप चाहते हैं हेल्दी लाइफ आप गुजारें तो आप गर्म केले और खजूर का मिल्क शेक लाजमी लें, नट्स आप लाजमी इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी योगर्ट, दही। दही अपना लाइफ स्केड्यूल में पूरा साल आप रखें आप। अब मतलब दही से क्या है कि आपने अगर ये गर्म चीज़ आप खाते हैं, जैसे इधर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गर्म का है, सऊदी अरबिया हम चले जाएँ, काजू का बाकायदा हलवा होता है, ज़्यादातर वो खजूर पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो उनका हमारा रहन सहन, बल्कि उधर ज़्यादा गर्मी है, इधर हमारी इतनी गर्मी नहीं जितनी कि सऊदी अरबिया में है। तो अब वजह ये है कि आपके वो फाइबर डाइट इस्तेमाल करें। फाइबर डाइट में आप मौसमी सब्जियाँ वैसे भी खाएं और सलाद तो पूरा साल आप खाएं। इसी तरीके से फ्रूट्स का जहाँ तक इस्तेमाल है, फ्रूट जो भी फ्रूट हो ना, आपने 5 कोशिश करेंगे डिफरेंट फ्रूट जो भी अवेलेबल है, आप ज़्यादा महंगा ना ले, जो भी होता है जैसे तरबूज है, खरबूज है, गर्म आजकल है, वो तो ख़त्म हो गए हैं, गर्म आजकल बहुत इस हवाले से अच्छे हैं, अनार आपको बड़े अच्छे मिल जाते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरा एक बॉल बना कर ही है। फिर रहता जो सबसे ज़रूरत है अपनी खुराक में, लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ऐसे जो मतलब ये होते हैं ना नान लवर्स, अब इवन कि मेरा होता है वीक में एक दफ़ा मैं नान खाता हूँ, वो भी गार्लिक नान, मतलब लहसुन अच्छा खासा मैं ले ग्राइंड कर मैं खुद वो बना के हम लोग खाते हैं। हर मतलब संडे के संडे हमारा होता है ये। मतलब हर चीज़ खाएं, बट आप उसको बैलेंस लेके डाइजेस्ट मतलब होने में आसान। जैसे हलवा पूरी का आप है, अब लोग इस्लामाबाद में चले जाएं, वो पूरा अचार और साथ सलाद का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वो पूरियाँ भी होती हैं, ठीक ठाक लोग खाते हैं। उससे कि अगर आप ये चीज़ें साथ नहीं है तो वो फिर एकदम डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, सारा अच्छा, दिन। क्योंकि आप ये डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें खा भी नहीं सकते, मतलब आप वीकली, जिस तरह आपका वीकेंड पे हम देखते हैं मोस्टली आपका ऑफ होता है, तो आप फैमिली के साथ या खुद भी, तो आपका थोड़ा देसी नाश्ता, हैवी नाश्ता हो जाता है, या फिर आप आउटिंग के लिए बाहर निकल गए हैं तो आपने बाहर जो है होटलिंग कर ली। अभी तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, अभी तो लोग जो है ना इस वजह से भी बड़े परेशान हैं। लेकिन जाहिर सी बात है आपके यहाँ डेली बेसिस पे आप इतनी हैवी चीज़ें जो है वो नहीं खा सकते डाइट में। देखिए ना, कुछ लोग खाते भी हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले जो बात अब देखिए ना, महंगाई है, लोग नहीं खा सकते। KFC के पास आप जाएं, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, यकीन करना उधर से गुजरना मुझे मुश्किल हो जाता है। अब ऑर्गेनिक चीज जहाँ से फ्रूट वाला होगा ना, उसके पास कोई नहीं जाएगा, ऐसे ही है, सब्जी वाले के पास कोई नहीं जाएगा। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनसिफ हैं हमारे साथ। जी, मुनसिफ बोल रहा हूँ मैं नौशेरा से। बड़ी दूर से कॉल कर रहे हैं, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्र है। मैं बेसिकली मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ मैं। बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा सर, बेसिकली मैं आर्मी पर्सन हूँ, आर्मी में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर। तो से तो मैं डॉक्टर साहब इलाज कर रहा हूँ, MRI भी निकाली है, उसके बाद एक्सरे भी निकाले हैं। तो 8 महीने से सर डॉक्टर साहब मुझे ये मसला आ रहा है राइट साइड पे। राइट साइड? जी, राइट साइड पूरा, मसलन कमर से लेके जो बड़ा हिप वही नहीं। ठीक है। कमर से दर्द टांग में, थाइज में, पिंडली में जाता है आपको? जी, मुकम्मल नीचे तक जाता है। ठीक है। शदीद किस्म का दर्द होता है। मेडिसिन खाता हूँ, वक्त की आराम मिल जाता है। जब एक टाइम मेडिसिन छोड़ देता हूँ, खलन नहीं करता हूँ, उसमें शदीद दर्द होता है। अब आपने जो चीज़ें मैं दोबारा आपको रिपीट में करो ना, आपने इसको अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लेना है। आपको इंशाल्लाह इससे तकलीफ में बहुत कमी आएगी। आप जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी आप बैठें आप सीधा बैठें, आपने कुब निकाल के आपने नहीं बैठना, और साथ आप बेड का इस्तेमाल करें ताकि आपका पोस्चर सेट रहो। जब भी आपने बेड पर लेटना है, आपने साइड करवट से लेटना है और साइड करवट से आपने उठना है। आप चेयर पर बैठे हैं या बेड पे हैं, आपने घसीट के आगे आना है, बिल्कुल सजदे वाली पोजीशन में आपने उठना है, रुकू में आपने बैठना है आपने। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने चेयर पे इस्तेमाल करें, जैसे मैंने पहले बताया था, लेग क्रॉस करके आपने बैठना है। वॉशरूम तो सीधा आपने नहीं बैठा, सीधा बैठेंगे फिर एकदम आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपका दर्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी डाइट में जो मैंने अभी बताया था कि अगर आपको गैस है, सम गैस की वजह से पेन ये बढ़ता है ये, और एज पर जैसे आपने MRI भी कराया, उसमें भी L4, 5, S1 पे नर्व कंप्रेस होती है। नर्व कंप्रेस तब होती है जब आपकी बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोई आपका कोई जर्क लगती है या आप गिरते हैं, उससे एक ट्रॉमा होता है, उस वजह से ही हुआ। अब आपने इसको जो पहले तो मैंने बताया एहतियात, आपको डाइट मैंने बताई है, इसके बाद है आपकी एक्सरसाइजेज।
आपने बैठे बैठे, अगर ऑफिस में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आपने आपको बिल्कुल लूज छोड़ना है, फुल आपने स्ट्रेच करना है, अप्रॉक्सीमेट कम से कम ये 10 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है, फिर ढीला छेड़ना है। और जहां आपको कमर में तकलीफ है, हाथों को आप लाइक जो डिजिट्स है ना, आपने मोहरों के साथ पीछे आपने रखना है, उसको जैसे खुरचते हैं ना, स्क्रैचेस डालते हैं, इसी तरह आपने उसको खुरचना है आपने, और उसको साथ साथ फिर प्रेसिंग करना है। उससे क्या होगा, जो नर्व में जो कंप्रेस होती है, जो बल्ज हो रही होती है, जो डिस्क में प्रेस हो रही होती है, उसका आपका मसाज होगा, मसाज से मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, सर्कुलेशन आपकी बेहतरी हो जाएगी और फौरन कंफर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या टांग के ऊपर टांग रखी आपने, और दोनों हाथों से आपने घुटने को पकड़ के आराम से बैठ जाए, कम से कम 20 सेकंड आपने बैठ जाना इस तरह से, फिर इसको रिलैक्स छोड़ देना है। फिर इसी तरीके से आपने 20 सेकंड आपने रोकना है, ये 10 से 20 दफा आपने करना है, फिर रोक, फिर टांगे आपने बिल्कुल सीधी करनी, बिल्कुल अकड़ा के अपने बैठते हुए, ये आप लेटते हुए भी कर सकते हैं और बैठते हुए भी कर सकते हैं। बेड के ऊपर अगर लेटे हैं तो इसी तरह से फुल आपने नीचे पंजों को प्रेस करना है, ताकि आपके फ्रंट थाइज तो काफ मसल सारे स्ट्रेच हों। इसी तरह आपने ऊपर करना है, नीचे कहीं आपने 10 सेकंड ऊपर करना है। मतलब आपने फास्ट मूवमेंट कोई भी नहीं करनी, जो भी मूवमेंट करनी है आपने स्लो मूवमेंट करनी है, मतलब लाइक योगा बेस आपने करना है। फिर इसी तरह से आपने लेटे पड़े हैं, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ के कंधे तक ले जाना है 10 से 20 सेकंड, फिर वापस आराम से रखना है बेंड करके, फिर दूसरे घुटने को आपने पकड़ लेना है। तो ये आपने एक्सरसाइज आपने करनी है। अगर आप, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि अगर आपको ये तकलीफ है, आपने साइड करवट पे लेटना है, घुटने के नीचे आपने तकिया रखना आपने, और उससे उस पाँव को आपने इनसाइड आउटसाइड उसको आपने मूव करते रहना है। तो रेगुलर ये करने से इंशाल्लाह कुछ अर्सों में आपको तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपने मेरे हमें ज़मीर साहब ने बहुत डिटेल में बहुत सारी एक्सरसाइज भी बता दी और बता दी कि किस तरह आप एहतियात कर सकते हैं और इस पेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नौजवान वकला के हवाले से मजीद भी ज़मीर साहब आपसे जानेंगे, जो नौजवान वकला हैं आप क्या समझते हैं, उनके इस टाइम क्या क्या मसाइल हैं? जी, हमारी फील्ड में प्रोफेशन में नौजवान को मसाइल होते हैं, क्योंकि जब इनिशली आते हैं तो उनको इसी प्रोफेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इनिशली उन्होंने लर्न करना होता है, तो उनको कोई ऐसे मौके नहीं दिए जाते जिसमें वो सीखें। वो खुद ही बेचारे इधर उधर से सीखते हैं, कोर्स से सीखते हैं, और उसके बाद उन्हें इनिशली जो है वो जैसे हाउस जॉब में डॉक्टर्स को उनको सैलरी मिलती है, इसमें हमारे प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं है, और इस वजह से काफ़ी जो यंग लॉयर हैं वो इस प्रोफेशन को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ फील्ड में चले जाते हैं, और उनको बार में ट्रेनिंग नहीं मिलती प्रॉपर। तो इस पे अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे इस बारे में यंग वकला की इस्तादात थी, वो इस पे नया अमल तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो है हमारे प्रोफेशन में यंग लॉयर्स के लिए इम्प्रूवमेंट हो रही हैं और होंगी। सही हो गया। अच्छा, हम अभी देखते हैं पार्किंग के काफ़ी इश्यूज़ हैं, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल रहते हैं। तो अभी जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा था, क्या वो कहाँ तक पहुँचा है और उसको मज़ीद कितना टाइम लग जाएगा? जी, इसमें दो चीज़ें तैयार हो रही हैं। एक तो जुडिशल कम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, एशिया और पंजाब का सबसे अच्छा जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वो मुल्तान बार में बन रहा है, उसका काम भी तेज़ी से जारी है, और 6 कनाल 17 मरले पार्किंग का प्लाजा भी बन रहा है, उसकी जो बेसमेंट है फाउंडेशन वो तैयार होगी, उस पर भी काम हो रहा है। रश बढ़ता जा रहा है, जैसे कि ये कचहरी मुल्तान की हमारी जो कचहरी है पंजाब की पहले लाहौर में है, सेकंड नंबर पे हमारी जो है मुल्तान कचहरी बड़ी है, तो इस वजह से जो है लोगों को पार्किंग के भी बड़े मसाइल है। अच्छा, जिस तरह अभी हम इंसाफ की बात करते हैं, मोस्टली तो हमें यही होता है कि इंसाफ में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह हमारा इस टाइम माहौल चल रहा है, सियासी भी सूरत हाल इस तरह की चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे केसेस जो हैं वो बहुत अरसे तक पेंडिंग पड़ते रहते हैं, पेशियों पे पेशियाँ पड़ती रहती हैं, लेकिन इंसाफ के हवाले से जो है ना हमेशा हमने देखा है कि लोगों को बहुत शिकायत रहती हैं। तो आप क्या समझते हैं, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, इंसाफ को किस तरह कायम किया जा सकता है? जी, जैसे कि एक लीगल मैगजीम है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तो नो डाउट रिफॉर्म्स होनी चाहिए। इसमें जुडिशल सिस्टम में हमारी काफ़ी फ्लॉ ऐसे है कि जो जस्टिस है वो डिले होता है। इसमें जो ज़्यादातर जो सिविल केसेस होते हैं उनमें डिले होता है, और फैमिली केसेस का तो लॉ में ये है कि जी विद इन 6 मंथ जो है ये डिसाइड होने चाहिए। क्रिमिनल केसेस भी स्पीडी हो रहे हैं, उनके जो अगर डिले होते हैं तो उसका अक्यूज़ को ही फ़ायदा होता है, वो भी हो रहे हैं हाई कोर्ट में भी, नीचे भी। हाई कोर्ट में देखा जाए तो जजेस की तादाद कम है, जिस वजह से सालों साल केस पेंडिंग रहते हैं और केस डिसाइड नहीं होते।
नीचे अब जो हमारा दीवानी केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, उनमें फ्लॉ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स होनी चाहिए कुछ के, जिसकी वजह से स्पीडी जो है वो जस्टिस हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि इसमें काफ़ी चेंजिंग आएंगी और आ रही हैं कि सिस्टम में और जुडिशल सिस्टम में कि जी इंसाफ जो है वो जल्द फराहम किया जाए। सही हो गया। अच्छा, जिस तरह अभी हम आप क्या समझते हैं कि अच्छा वकील बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अच्छा वकील बनने के लिए जैसे भी कोई भी किसी प्रोफेशन से उसका जो औजार होते हैं या उसका वो जो स्किल होती है, हमारी स्किल जो है हमारे पास ये लॉ ही है। और अच्छा वकील वही है जिसकी लॉ पे ग्रिप अच्छी है, जिसकी स्किल लॉ पे अच्छी है, या जो अपडेट केस लॉ होते हैं उनसे अपडेट है, और जो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जो मतलब प्रैक्टिस करे और इस पे मेहनत करे, तो जाहिर बात है वही अच्छा वकील है। सही। अच्छा, मज़ीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, शार्टिगा पेन के लिए कोई मेडिसिन वगैरह भी खानी पड़ती हैं या जस्ट आपका जो है इसका ट्रीटमेंट इसी तरीके से है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए? देखिए मैडम, जहाँ तक मेडिसिन की बात है ना, हर जो है तिब का अलहदा है, होम्यो का अलहदा है, हर्बल का अलहदा है, फिजियो का अलहदा है, सर्जरी का अलहदा है। हर बंदे की एक अपनी एक्सपर्टीज है, वो डिपेंड करता है बंदा के चूज किसको वो करता ही है। अब बेसिकली ये शार्टिक पेन इज नॉट अ डिजीज, जस्ट इट्स अ पुअर लाइफस्टाइल। ये जो अपने माइंड में रखें, ये कोई खुदा न खास्ता बीमारी नहीं है। बीमारी हम लोग खुद उसको बढ़ाते हैं। आपको तकलीफ हुई है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एनर्जेटिक बन जाए, अपने पोस्चर मेंटेन कर लें, एक्सरसाइज ले लें, अब नींद पूरी कर लें, अब अपने मतलब हर वो चीज़ जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। सेकंड जो चीज़ है वो है तकलीफ में। ऑब्वियसली जब तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर की भी विश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके जल्दी इसको मैं ठीक करूँ। और फिर ज़ाहिर बात है स्टेरॉइड इस तरह की ज़रा हैवी मेडिसिन दे देते हैं। हैवी मेडिसिन देने की वजह से स्टोमिक अपसेट, जब स्टोमिक एक इंजन है, जब वो आपका वीक हो जाएगा ऑब्वियसली फिर पूरे आर्गन को उसने डिस्टर्ब कर देना ही। असल जो चीज़ बात करने की ये है कि अपना लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए। जहाँ तक ये इसका ताल्लुक है शियाटिक को सेट करने का, वो इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन। जैसे मैंने पहले कहा है कि वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और थेरेपी के जरिए हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं। पहले तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के 100% जो एक्सपर्टीज़ है मेरी वो सारी मैनुअल है, क्योंकि जो सारा मैंने चाइना, थाईलैंड, कनाडा और यूएसए से डिफरेंट थेरेपीज की मैंने सारी उसकी अपनी सारी ट्रेनिंग ली है। अब वो जितना भी है वो सारा हम लोग मैनुअल डील करते हैं, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया वो सारा प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इसके बावजूद अगर वो ठीक नहीं तो फिर हम ऑक्यूपंक्चर करते हैं। ऑक्यूपंक्चर से उसका बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, अगर नर्व ब्लॉक है, हिजामा हम लोग करते हैं। अच्छा। उसका भी बहुत अमेजिंग है, सुन्नत नबी ट्रीटमेंट है, उसके भी बड़े ऑसम रिजल्ट्स हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग इन दिस फील्ड अप्रॉक्सिमेट मुझे 18 से 20 साल हो गए। अब मुझे पता है कि पेशेंट को इमीडिएट मैंने रिकवर कैसे करना है, उसको मतलब पेन फ्री मैंने कैसे करना है। मतलब जब तक ये सारा प्रोसेस गो थ्रू नहीं होगा बंदा रिलैक्स नहीं हो सकता। मतलब उनके पोस्चर, उनकी एक्सरसाइज, उनकी डाइट और उनके जो ये सारा जो पैटर्न है एक्सरसाइज का, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर होता है। अगर मेडिसिन तो फिर लॉन्ग लाइफ उनको लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है कि वो कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो बेचारे कई सालों से वो तकलीफ लें। जब मेरे पास आते मेरी विश होती है कि मैंने कहा अभी आप तकलीफ में बेशक उठा के आते, मैं अभी आप भाग के जाएंगे, मगर इधर आप जैसे मर्जी बेशक आप गेम्स खेलें, जो मर्जी आप ठीक होंगे। जब आप पुअर लाइफस्टाइल दोबारा अडॉप्ट करेंगे फिर आप तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे। असल जो चीज़ है लाइफ में वो है आपकी पोस्चर, उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले बताया कि चे वाली चीज़ें आपने स्किप करनी है, तो उसको स्किप करेंगे तो आपके मतलब देखें अच्छी डाइट होगी ना, आपका पॉजिटिव माइंड रहेगा। अगर आप बर्गर, जिंगर, गोलगप्पे और दही बड़ इस तरह की फजूल चीज़ें आप खाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसे वो तो जस्ट फॉर टेस्ट के लिए। अब मतलब आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाए, ना कि सिंथेटिक चीज़ों की तरफ आप जाएं। अब ऑर्गेनिक नेचुरल रहेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। अब ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना, ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिलना भी बड़ा मुश्किल है। देखें मतलब आपको प्योर चीज़ें तो आप देख लें, या हम दूध की बात कर लें, अब खाने पीने की अशिया में इतनी मिलावट हो जाती है कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है। सेहत के मामले में हम बहुत सारी चीज़ों पे हमारे साथ जो है ना
धोखा हो रहा है? देखिए बात मैडम ये है कि जब आपने तलाश करेंगे ना, आपने 10 उसका तरीकाकार क्या होता है? मुझे तो लगता है जैसे हम फिर दोबारा से ना एक उसमें जो एक लाइफस्टाइल दोबारा से ना आप जाएं, फिर दही इलाके में वहाँ जाके आप फिर अच्छे खासे जो है मुर्गियाँ भी पालें या फॉर्म बनाएं वहाँ पर, तो फिर हम उस लाइफस्टाइल में जाके कोई अच्छी खालिश चीज़ें आपको खाने पीने को मिल जाएंगी। जब आपने खालिश चीज़ बाय करनी है ना, आप 10 लोगों से सिर्फ पूछ लेना है, यार ये बताएं अच्छा दूध कहाँ से मिलेगा, अच्छी दही कहाँ से मिलेगी, अच्छा फ्रूट कहाँ से मिलेगा। आप ज्यादा ना खाएं, मतलब जितनी आपको जरूरत है आप उतनी इस्तेमाल करें। मतलब आप जब 10 बंदों से मशवरा करें, कोई ना कोई आपको बता देगा नहीं यार मैं उधर से लेता था, वो उसके बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक और साफ सुथरी नीट एंड क्लीन चीज है। तो मतलब आप थोड़ी सी अपनी हेल्थ को, मतलब अपने आप को टाइम देना है। हम लोग क्या यार टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। देखिए कि अल्लाह ना करे जब इंसान बीमार होता है तो फिर टाइम ही टाइम होता है। हाँ। अब इस वक्त जो टाइम खत्म होने का नाम नहीं लेता है ना। अब मेरे सामने रोजाना की बुनियाद पे लोगों को इतना स्ट्रोक हो रहा है, मतलब डायबिटीज डे बाय डे बढ़ रहे, बच्चों को इतनी ज्यादा हो रही है डायबिटीज। अब देखेंगे पाकिस्तान वैसे नंबर 1 डायबिटीज में आया हुआ है, कार्डिक प्रॉब्लम इतना हो रहा है। आपकी एक्टिविटीज भी हमारी वजह से नहीं है ना, बच्चों की भी स्पेशली। हम लोगों का ये है कि टाइम, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि टाइम नहीं है, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं या डबल जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये, लेकिन फिर भी हमेशा कहते हैं कि 1 घंटा तो आपके लिए होना चाहिए, इंसान को अपने लिए निकालना चाहिए। देखिए एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन हर बंदे को है। जो बात की ना भाई 1 घंटा, आपने 1 घंटा अपने आप को दे, 1 घंटा बेशक वॉक करें, अपने आप को न्यूट्रल छोड़ें। हम लोग क्या करें, मुसलसल अपने ऊपर एक एंजाइटी अडॉप्ट की हुई है, डिप्रेशन अडॉप्ट किया हुआ है। अब मुसलसल जो ओवर थिंकिंग, जैसे पहले बात है ओवर थिंकिंग मुसलसल चाहिए, वो आपके हाई ब्लड प्रेशर की मेन वजह है। कार्डिक अरेस्ट उसी में आप हो जाते हैं, क्या यार ठीक ठाक था, ओवर थिंकिंग, मुसलसल ओवर थिंकिंग। अपने आप को न्यूट्रल करने का तरीका कार है कि जब ह्यूमन के हम भी हैं, हमें भी तकलीफ होते हैं। मेरी विश होती है कि मैं अगर कभी ऐसा हो, मुझे मेरी आदत है कि डिप्रेशन हर इंसान को होता है, मैं बाहर चला जाता हूँ, खाना पीना शुरू कर देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है बारबेक्यू, मतलब वहीं खड़ा उसमें क्या रहा है देते हूँ आराम से। मैं जब खा लेता हूँ, खत्म हो जाता है, पेट भर जाता है, फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, चलिए अब हर चीज खत्म हो गई। अच्छा, कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, अच्छा कुछ लोगों को भूख लगती ही नहीं है, तो ये भी मतलब लोग होते हैं स्मोकिंग करते हैं, एडिक्शन होती है किसी ने, वो मुसलसल स्मोकिंग करते हैं, वो मतलब है कि नुकसानदेही है अपनी सेहत के हवाले से। मतलब आप कोई भी चीज़ हो, मतलब अपना स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए या स्पोर्ट्स में चले जाए, नमाज तो वैसे कंपल्सरी, कुरान शरीफ उससे अच्छा है, दुरूद पाक उससे अच्छी चीज़ है ये। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये मैंने सुना था कि जब आप ना दम, हम कहते हैं या दम कर दें, तो मुझे जो मैंने जो सुना है, कहते हैं मैं अपने हर पेशेंट को भी बताता हूँ कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ के ना फूंक करके वो हर चीज़ पे आप करें, आपको बीमारी कभी नहीं होती। तो मतलब देखें मेरी आदत है, मैं जब भी पेशेंट को ट्रीट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक वैसी आदत है, आदतन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विर्द चलता रहता है ये। तो मतलब एक सबसे पहले बावजूद रहना वो सबसे बड़ी इबादत है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ आपके लिए आसान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज सिर्फ ये है कि आप ऐसे लोग जो इस स्ट्रेस में मुब्तला हैं, अपनी प्लीज़ नींद 6 से 8 घंटे की 1 घंटा अपने आप को लाजमी दें, जहां आपके साथ कोई अटैचमेंट, मतलब है कि आपने एक्सरसाइज के लिए वॉक करें, जिम जाएं या कोई ना कोई गेम खेलें और अपनी बैलेंस डाइट लें, सबसे बेस्ट ये। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लॉ वेयरिंग हर बंदे को होना चाहिए, बेसिक अपने राइट्स और बेसिक हकूक सबको जानने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स सबको जानने चाहिए। और जैसा कि आजकल हालात चल रहे हैं, तो इन हालात में तो ज़रूरी जो है इंसान को अपने हकूक पता होने चाहिए, राइट्स पता होने चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।